नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। आज ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता का हमारा दूसरा पार्ट है। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने दो प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, जिनमें पहले थे वीडी सावरकर और दूसरा हमने पढ़ा था बंकिम चंद्र चटर्जी। उसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम प्रमुख तीन जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब यहाँ पर है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। गरम दल के नेताओं को जब भी याद किया जाता है तो इन तीन लोगों का जो तिकड़ी जिसको हम बोल सकते हैं वो सबसे पहले हमारे मन में उभर कर आती है, और इन तीनों को ही गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारे इस सेकंड पार्ट में हम तीनों के बारे में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे संबंधित जो जानकारी है जो परीक्षा में प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है, उन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा तीसरा नंबर का नेता है लाला लाजपत राय। 3 नंबर इसलिए डाले हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसमें हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वीडी सावरकर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसी क्रम में आज हमारा ये तीसरे प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट है लाला लाजपत राय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब के लुधियाना के पास दुड्ढी का गांव में हुआ था, और ये उग्रवादी नेता थे। तो जिस तरह से हमने अभी आपसे बात की कि गरम दल के इनको प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है, तो उग्रवादी नेता के रूप में भी इनको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में जैसे हर नेता का आपको जन्म का दिनांक और स्थान याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी एक सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, या फिर मिलान करके और वो पूछ सकता है। एक तरफ वो नेताओं के नाम दे सकता है, दूसरी तरफ उनका सन दे सकता है, तो मिलान वाले प्रश्नों में भी इन प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। तो जो पहला पॉइंट है हर नेता का, वो हमारा उनका जन्म स्थान और जन्म तारीख के संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट है कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध, यानी लाला लाजपत राय किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न पूछे कि पंजाब केसरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो भी हमारा जवाब होगा लाला लाजपत राय। केसरी का मतलब होता है शेर। तो यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में इनकी बात करें तो इनको पंजाब का शेर या शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। तो पंजाब केसरी आ जाए तो भी हमें लाला लाजपत राय करना है, और शेर ए पंजाब के नाम से यदि प्रश्न पूछे तो भी हमें लाला लाजपत राय ही बताना है। इसलिए मैंने आपको केसरी शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया है कि केसरी हम शेर को कहते हैं, शेर का ही पर्यायवाची शब्द है केसरी। लाहौर में 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना करी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो भी हमारा आंसर होगा लाला लाजपत राय। और कब करी थी? 1886 में। डीएवी का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक, और इसी नाम से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अंग्रेज जनता भारत के राजनैतिक प्रश्नों में कोई रुचि नहीं रखती और न ही भारतीयों की चिंता रखती है। ये वाक्यांश किसका है, तो भी हमारा आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्योंकि कल वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक या दो प्रश्न कथनों से संबंध भी आजकल का जो प्रश्नों का जो पैटर्न उसमें पूछा जाता है कि ये वाक्य किसने कहा था। तो ऐसे जो वाक्य हैं जो प्रमुख नेताओं के द्वारा कहे गए हैं उनको भी मैंने अपने नोट्स में शामिल किया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि अंग्रेज जनता भारत के राजनीतिक प्रश्नों में कोई रुचि नहीं रखती है और न ही भारतीयों की चिंता रखती है। तो ये वाक्य किसका है? लाला लाजपत राय का। और कहाँ पर ये वाक्य कहा गया था? तो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था उसमें इन्होंने इस बात को कहा था।
नेक्स्ट इनसे संबंधित वाक्यांश है कि भारत यदि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को टाल करके अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ये वाक्य भी किसका है? लाला लाजपत राय का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक शब्द याद रख सकते हैं कि भिक्षावृत्ति को टालने की बात किसने करी है? लाला लाजपत राय ने करी है। और भी आगे भी इनके वाक्यांश आएंगे, तो यहाँ पर 2 वाक्य मैंने बताए हैं और दोनों वाक्यों का आपको किसी भी ट्रिक से याद रखना है कि ये वाक्य लाला लाजपत राय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यंग इंडिया अखबार में उदारवादी आंदोलन को निरुत्साही बताया जो रियासतों व स्वराज की मांग तो करता है लेकिन बलिदान पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक वाक्य है कि उदारवादी आंदोलन निरुत्साही है और रियासतों व स्वराज की मांग तो करता है। तो इन्होंने जो उदारवादी आंदोलन था उसके बारे में कहा था कि ये जो आंदोलन है ये निरुत्साही है। और 2 वाद हम यहाँ देख सकते हैं, एक उग्रवाद और एक उदारवाद। तो गरम दल के जो भी नेता थे वो उग्रवादी कहलाते हैं, नरम दल के जो नेता थे उदारवादी कहलाते हैं। उदारवादी नेताओं को लगता था कि हमें उदारवाद से आज़ादी मिल सकती है, हमें उग्र विचारों को नहीं अपनाना चाहिए। तो इसी क्रम में लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को निरुत्साही बताया। निरुत्साही का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का उत्साह शेष नहीं हो। और इन्होंने इस आंदोलन के बारे में कहा कि उदारवादी जो आंदोलन है वो रियासत और स्वराज की मांग तो करता है लेकिन बलिदान पर आधारित नहीं है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मानना था कि यदि हमें स्वराज और हमें स्वतंत्रता चाहिए तो वो स्वतंत्रता और स्वराज बलिदान मांगता है। तो ये वाक्य भी किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से। और ऊपर हमने कहा था कि भिक्षावृत्ति को टाल करके भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, ये वाक्य भी लाला लाजपत राय का था। और उसी क्रम में ये कहते हैं कि अंग्रेज सबसे अधिक घृणा भिखारी से करते हैं। यानी उदारवाद के जो नेता थे, उदारवादी विचारधारा के जो आंदोलन था उसको वो एक भीख की तरह देखते थे कि उदारवादी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हमें भीख में आज़ादी मिल जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज हैं वो सबसे अधिक घृणा जो हेट है वो किससे करते हैं? भिखारी से करते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि भिक्षावृत्ति से आप याद रख सकते हैं कि लाला लाजपत राय से संबंधित है। और यहाँ भी आप भिखारी शब्द से याद रख सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो लाला लाजपत राय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में लिखा कि अंग्रेज़ों ने भारत को भारतीय धन व खून से जीता है। ये चौथा वाक्य है। 3 वाक्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वाक्य यहाँ से बन सकता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को भारतीय धन व खून से जीता है। ये वाक्य किसने कहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। और कहाँ पर कहा गया है? तो अनहैप्पी इंडिया नामक इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने ये वाक्य कहा, ये बात कही है। यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, महान अशोक, छत्रपति शिवाजी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तकें लिखी। तो अन्य पुस्तकों की बात करें जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है तो उनमें प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें नाम आता है श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, दूसरी पुस्तक है महान अशोक, तीसरी है छत्रपति शिवाजी, चौथी है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, 5वीं है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तकें भी यदि पूछी जाती है तो आपको बताना है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं। 1916 में इंडियन होम रूल आंदोलन का गठन किया। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बनते हैं कि इंडियन होम रूल आंदोलन का गठन किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। दूसरा प्रश्न बनता है कि कब किया गया? तो 1916 में इसका गठन किया गया। यंग इंडिया नामक अखबार चला है। तो अखबारों से संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम जैसे ही हमारी हिस्ट्री खत्म होगी तो पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने टॉपिक वाइज भी उनको वीडियो में शामिल किया है और बीच बीच में एक साथ भी जो 15 प्रश्न आए हैं उनको मैं प्रसंग सहित और उनकी जो व्याख्या उनके साथ में 1-2 वीडियो भी बनाने वाला हूं कुछ ही दिनों में। तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं और उनका जो आंसर है हमें किस तरह से उनका आंसर देना है।
तो यहाँ से अखबार संबंधी प्रश्नों में पूछा जाए कि यंग इंडिया नामक अखबार किसके द्वारा चलाया गया था, तो भी हमारा जवाब होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यहाँ से दो तरीके से प्रश्न बनते हैं कि लाला लाजपत राय ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो वहाँ पर हमारा जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन। एक प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में। एक प्रश्न बनता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो 1920 में। तो इस तरह से मैंने ये पॉइंट बनाए हैं कि आप इस पॉइंट को यदि अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो सारे प्रश्न आपके यहाँ से सही हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर अपने पत्र द पीपुल में लिखा कि राजनीति में अतिशय भावुकता और भारतीय आचरण के लिए जगह नहीं है। तो ये भी एक वाक्य है कि राजनीति में अतिशय भावुकता और भारतीय आचरण के लिए जगह नहीं है। ये बात किसने कही है या ये वाक्य किससे संबंधित है, तो लाला लाजपत राय से संबंधित है। और कहाँ पर लिखी गई थी, तो इनका ही एक पत्र था द पीपुल। तो यहाँ से ये भी प्रश्न हमें याद हो जाता है कि द पीपुल पत्र किसके द्वारा चलाया गया था या किससे संबंधित है, तो लाला लाजपत राय से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्हें 18 माह तक मांडले जेल में रखा गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इस तरह से ये पॉइंट बनाए हैं ताकि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उस टाइप के प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पिछला प्रश्न पत्र आप उठाकर देखेंगे तो जेल से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि कौन से नेता को कौन सी जेल में रखा गया था या कौन से नेता से कौन सी जेल से संबंध है। तो यहाँ पर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें 18 माह कौन से जेल में रखा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मांडले जेल में इनको रखा गया था। इन्हें सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, लाला लाजपत राय ने। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाठी चार्ज में घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुई। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और हर तरफ काले झंडों से इसका विरोध होता है और सभी लोग एक स्वर में इसका विरोध करते हैं और एक साथ स्वर घोष करते हैं, नारे लगाते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो लाहौर में जो साइमन कमीशन का जो विरोध था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे और सबसे आगे जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो इसी विरोध के दौरान वहाँ पर लाठी चार्ज होता है और सबसे ज़्यादा जो लाठियाँ हैं वो लाला लाजपत राय पे ही पड़ती हैं। तो इसी 1928 के लाठी चार्ज पे इनको इतनी लाठियाँ पड़ती है कि ये वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो लाठियाँ हैं वो इन्होंने अपने सीने पर खाई थी और घायल होते होते वहीं पर एक बात कहते हैं कि मेरी छाती पर हुआ एक एक वार अंग्रेजी शासन की काठी पर एक एक कील साबित होगा। तो ये भी आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वाक्य किसका है, तो लाला लाजपत राय का है। और किस संदर्भ में कहा है, तो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में ये वाक्य लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। तो आज के इस वीडियो में आपने जो तीसरे नंबर के जो हमारे नेता हैं लाला लाजपत राय, उनमें बहुत सारे आपके वाक्य आए हैं। तो लास्ट में एक वाक्य आया है कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया था। ये वाक्य गांधी जी ने किसके बारे में कहा था, तो ये वाक्य भी गांधी जी ने लाला लाजपत राय के बारे में ही कहा था। चौथे नंबर के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिकलगांव में हुआ था। तो राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था
रत्नागिरी में चिकलगांव में। कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 में। इनके बचपन का नाम केशव थापर था और प्रेम से सब इनको बाल कहते थे। तो यहाँ से बचपन के नाम से संबंधित प्रश्न यदि आता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम क्या था या बचपन में इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा केशव थापर के नाम से इनको जानते थे। वाक्यों की बात करें तो इनसे संबंधित एक वाक्य आता है कि मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण में लगाना चाहता हूँ और मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे अंग्रेजी शासकों से संघर्ष न करना पड़े। तो ये वाक्य यदि परीक्षा में आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। तो यहाँ से इस वाक्यों से हमें इनके जीवनी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस वाक्य से हमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी मिलती है कि ये भारत में नव जागरण लाना चाहते थे और लास्ट में एक बात आई है कि मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझे अंग्रेजी शासकों से संघर्ष न करना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये चाहते थे कि जब तक मैं जिंदा रहूं और जब तक मेरा राष्ट्र आज़ाद नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक मैं अंग्रेज़ों से संघर्ष करना चाहता हूँ। यानी मैं अपने जीवन में हमेशा अंग्रेजी शासकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए ही शहीद होना चाहता हूँ। तो ऐसी बातें, ऐसे विचार अपने बाल गंगाधर तिलक को देखने को मिलते हैं। तो ये वाक्य आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी थी। तो जैसे हमने लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा था कि एंग्लो इंडियन वैदिक जो स्कूल थी उसकी स्थापना उन्होंने करी थी, तो इसी तरह से यदि प्रश्न पूछा जाता है कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1880 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और ये जो नारा है वो बहुत प्रसिद्ध नारा है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये एक प्रसिद्ध नारा है और ये किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और लोकमान्य भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकी दो उपाधियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। पहली उपाधि है आधुनिक भारत के निर्माता। तो ये जो आधुनिक भारत का जो निर्माता इनको किसके द्वारा कहा गया था, तो ये भी आपको यदि याद रखना है और अपने नोट्स में लिखना है तो याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि प्रदान की। और राष्ट्रवाद का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पर एक शब्द आया है लोकमान्य। लोक का मतलब होता है संसार और मान्य का मतलब होता है सम्मानित, यानी पूरे संसार के लिए जो सम्मानित होता है उसे हम लोकमान्य कहते हैं। तो इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पूरे संसार के लिए यानी पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मानित दृष्टि से उनको देखा जाता था, इसीलिए उनको लोकमान्य कहा जाता था। और गंगाधर इनके नाम में आया तो गंगाधर इनके पिता का नाम था। महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का यदि नाम लिखते हैं तो उस नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह से इनके नाम की कुछ रहस्य हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल अभी हमने देखा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि इनको बचपन में सभी प्रेम से स्नेह से बाल कहते थे। तो इनके नाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैंने लगभग आपको सारी बता दी है यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा भी हमें जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों की, जो हम सामान्य जानकारी जिनको कहते हैं। गंगाधर तिलक से संबंधित नेक्स्ट बिंदु है कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की स्थापना की मांग की और तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा तिलक के द्वारा की गई थी। और स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से किसके द्वारा की गई थी, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि 1881 में
मराठी भाषा में केसरी और 1882 में अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो अभी मैंने आपसे बात करी थी कि समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न भी हमारे फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंध रखने वाले दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जिनमें एक है केसरी। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए कि केसरी की भाषा कौन सी थी, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित जो केसरी समाचार पत्र वो कौन सी भाषा में निकलता था, तो उसका जवाब हो जाएगा मराठी। और यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, मराठी भाषा है और मराठा एक समाचार पत्र का नाम है। तो मराठा समाचार पत्र भी इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया था 1882 में। उसकी भाषा की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा में संपादित होता था। तिलक से पूर्व केसरी के संपादक गोपाल गणेश आगरकर और मराठा के संपादक केलकर थे। तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछ लिया जाए कि केसरी समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक से पूर्व किसके द्वारा किया जाता था, तो हमारा जवाब हो जाएगा गोपाल गणेश आगरकर। और मराठा का संपादक किसके द्वारा किया जाता था, केलकर के द्वारा। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स डाल भी दिए जाते हैं, वहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि 1893 में यानी 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी मेला की शुरुआत की थी। तो जिस तरह से दो समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक से संबंध रखते हैं, उसी तरह से दो उत्सवों को भी हमें याद रखना है, जिनमें पहला है गणपति उत्सव और दूसरा है शिवाजी मेला। तो इन दोनों की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत कब की गई थी, 1893 में, और शिवाजी मेला की कब की गई थी, 1896 में। इन दोनों ही उत्सवों के माध्यम से इन्होंने लोगों में जागरूकता लाई और स्वतंत्रता के प्रति जो लोगों में चेतना भरने का जो काम किया था, वो इन्हीं दो उत्सवों के माध्यम से इन्होंने किया था। तिलक भारत के प्रथम राजनैतिक कैदी माने जाते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि भारत के राजनैतिक कैदी कौन से राष्ट्रवादी नेता को माना जाता है, तो हमारा जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि 1897 में हिंसा भड़काने के आरोप में 18 माह जेल गए। यहाँ पर इन्होंने द ओरिएंटल नामक पुस्तक लिखी थी। तो 1897 में इन्हें 18 माह के लिए जेल में भेजा गया था और यहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ओरिएंटल। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि द ओरिएंटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और जेल से संबंधित प्रश्न की बात करें तो जेल से संबंधित प्रश्न नेक्स्ट हमारे पॉइंट में है कि केसरी में प्रकाशित क्रांतिकारी विचारों के आधार पर इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और रंगून की मांडल जेल में इनको भेज दिया गया था। तो जेल से संबंधित प्रश्न की भी मैंने आपसे चर्चा करी थी। तो बाल गंगाधर तिलक को कौन सी जेल में भेजा गया था, तो रंगून की मांडल जेल में भेजा गया था। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। और इन्होंने क्या अपराध किया था, तो ऊपर हमने समाचार पत्र पढ़े थे। तो केसरी में प्रकाशित क्रांतिकारी विचारों के आधार पर, यानी ब्रिटिश शासन ने आरोप लगाया कि केसरी समाचार पत्र के माध्यम से ये हिंसा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, और इसी क्रम में देशद्रोह का मुकदमा चला करके इनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और उसी सज़ा के क्रम में इनको रंगून की मांडल जेल में भेज दिया गया। इस दौरान इन्होंने गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज नामक ग्रंथ लिखे। तो जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा था कि इन्होंने द ओरिएंटल नामक पुस्तक भी जेल में लिखी थी, उसी तरह से 6 वर्ष की जब ये सज़ा काट रहे थे तो वहाँ पर भी इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पहली है गीता रहस्य और दूसरा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। तो दोनों ही पुस्तकों के लेखक की चर्चा करें तो भी हमारा जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। और कहाँ लिखी गई थी, तो रंगून की मांडल जेल में ये दोनों पुस्तकें लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। 1914 में वापस आकर के एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाया और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि
होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलकर चलाया? तो यहाँ से हमारा जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट के साथ मिलकर चलाया। दूसरा प्रमुख प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1916 में। 1918 की बात करें तो 1918 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए और 1919 में लोकतांत्रिक दल का इन्होंने गठन किया था। तो सारी बातें आपको याद रखना है कि लोकतांत्रिक दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हिंसा का साधन अपनाने से 50% सफलता भी यदि मिलती है तो मैं इसका प्रयोग करता या करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हिंसा के भी समर्थक थे और इनका मानना था कि यदि हिंसात्मक तरीका अपनाकर भी मुझे अपनी आज़ादी में अपने देश को आज़ाद कराने में 50% सफलता भी मिलती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया है। तो वाक्य वाले प्रश्नों में इस प्रश्न को आपको शामिल करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रवाद को एक निश्चित स्वरूप देने का श्रेय भी तिलक को ही जाता है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रवाद को निश्चित स्वरूप देने का श्रेय कौन से राष्ट्रवादी नेता को जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1907 में विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ गरम दल का संगठन किया या गरम दल को संगठित किया। और ये जो दल है वो कांग्रेस से ही निकला हुआ एक दल है। तो इसकी स्थापना की तारीख की बात करें तो कब की गई थी? 1907 में। और इसके जो प्रमुख वीडियो के स्टार्ट में जब मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम 3 नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, लाल, बाल, पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। और तीनों ही ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनका जो गठन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन दोनों के सहयोग से ही किया गया था। दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना तिलक। तो दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना का प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। तो 2 उपाधियों के बारे में हम पिछले नोट्स में भी पढ़ चुके हैं। एक उपाधि इनको और दी गई थी भारतीय क्रांति के जनक। तो यहाँ से भी 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं कि भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को किसने प्रदान की? नेहरू ने। तीसरा प्रश्न बनता है कि नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि दी? तो हमारे ऑप्शंस में 4 उपाधियाँ आएंगी, उनमें से हमें टिक करना है भारतीय क्रांति के जनक। तो इस तरह से हर तरीके के प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न बनने के चांसेस होता है। और मेरा जो मेन फोकस है वो यही है, प्रश्नों की प्रकृति पर चर्चा करना। आज के लास्ट और हमारे 5वें राष्ट्रवादी नेता हैं विपिन चंद्र पाल। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 में हुआ था। तो विपिन चंद्र पाल से संबंधित जो मैटर है वो थोड़ा सा ही है और इसमें भी प्रमुख जो बातें हैं वो 3-4 बातें आपको याद रखनी है। जैसे आपको पता ही है कि गरम दलीय विचारधारा के ये नेता थे। तो एक तो आपको जन्म दिनांक याद रखनी है। गरम दल के नेता थे, ये हम पढ़ ही चुके हैं कई बार। अगला पॉइंट है कि वे बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचारधारों से प्रभावित थे। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि विपिन चंद्र पाल के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। तो उनमें एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी और दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें उग्र राष्ट्रवाद का व्याख्याता व फादर ऑफ रिवॉल्यूशन थॉट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि विपिन चंद्र पाल से संबंधित हमें 3-4 जो प्रमुख बातें हैं वो ही याद रखनी है। तो इन नोट्स में जो सबसे मोस्ट जो नोट्स है पॉइंट वो यही है कि उग्र राष्ट्रवाद का व्याख्याता किसे कहा जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। और दूसरे इनकी उपाधि है फादर ऑफ रिवॉल्यूशन थॉट्स ऑफ इंडिया। भारत के क्रांतिकारी विचारों के जनक भी किसको कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को। तो दोनों ही उपाधियां आपको याद रखनी है और ये उपाधि किसकी है? पाल की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1887 में कांग्रेस में ये शामिल हुए और प्रथम बार मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था।
तो यहाँ से यही प्रश्न है कि विपिन चंद्र पाल कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1887 में। और पहली बार ये कौन से अधिवेशन में शामिल हुए? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। न्यू इंडिया नामक अखबार इनके द्वारा निकाला गया था। तो अखबार से संबंधित, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इनसे संबंध रखने वाला जो समाचार पत्र है वो है न्यू इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रभावित होकर के वे ब्रह्म समाजी बन गए। यानी इन्होंने ब्रह्म समाज में अपना स्थान प्राप्त किया था। तो किसके विचारों से या किसके व्याख्यान से प्रेरित होकर के इन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करी थी? तो यहाँ से हमारा जवाब हो जाएगा केशव चंद्र सेन। इंग्लैंड में रहकर के स्वराज्य नामक पत्रिका निकाली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वराज्य नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा विपिन चंद्र पाल के द्वारा। और कहाँ से निकाली गई थी? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में रहकर के इन्होंने स्वराज्य नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पुस्तकों की बात करें तो इनसे संबंधित जो पुस्तकें से संबंधित प्रश्न पूछी जाए तो पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकें हैं द सोल ऑफ इंडिया, द नेशनलिटी ऑफ एम्पायर, श्री कृष्ण, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडीज ऑफ हिंदुइज्म और इंडियन नेशनलिज्म। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। और आज के वीडियो का विपिन चंद्र पाल जी से संबंधित लास्ट पॉइंट है कि 10 मई 1932 को इनका देहावसान हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 10 मई 1932 को। तो आज ये हमारा प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट का ये सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने 3 प्रमुख नेताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है, उनसे संबंधित नोट्स को पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा, मैटर आपको कैसा लगता है? तो वीडियो देखने के साथ लाइक और कमेंट अवश्य करें। और अभी तक यदि आप नए हैं और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट नोट्स, हस्तलिखित नोट्स से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रमुख जो प्ले लिस्ट हैं, मैनेजमेंट की प्ले लिस्ट हैं, जिसमें से जो पिछला जो सिलेबस था उनमें से वीडियो हटा दिए गए हैं और वही वीडियो हैं जो नए सिलेबस में है। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।